संतूर वही अच्छा बजा सकता है जिससे गायन और तबला दोनों का नॉलेज, क्योंकि गाना संतूर को मिलाने में सहायता करता है। जब आपको सुर का नॉलेज होगा तभी आप उसको मिला सकते हो। और वादन जब आप ताल के साथ तभी खेल सकते हैं कि जब आपको लय का पूरा नॉलेज। तो परफेक्शनिस्ट यदि आपको संतूर में बनना है तो गायन वादन दोनों का नॉलेज होना चाहिए। छोटी सी बात आपके सामने बताना चाहती हूँ कि जब मैं संतूर बजाने के लिए सीखने के लिए यहाँ पर आई तो मेरे गुरु जो पंडित ललित महंत जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, तुम बनिए की लड़की हो और ये तो क्या है, शादी हो जाएगी और फिर उसके बाद चली जाओगी, हमारी भी मेहनत सब बेकार ही चली जाएगी, कुछ और सीखो तुम ऐसा हारमोनियम वगैरह। मैंने कहा नहीं, मुझे तो संतूर ही सीखना। तो बोले, फिर मैंने उनको एक पत्र लिखा, उसमें लिखा था कि आज से संतूरी मेरी माँ है, पिता है और मेरा भाई है, जो कुछ मेरी फैमिली संतूरी है। तो उसका नतीजा है कि नाउ आई एम 58 ईयर्स ओल्ड। मैंने शादी नहीं की। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला के इस अंक में आज हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, जो हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत की साधिका हैं। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं और देश ही नहीं विदेशों में अपना नाम, अपने देश का नाम, अपनी ख्याति प्राप्त कर चुकी। भारत की प्रथम महिला संतूर वादक वर्षा अग्रवाल जी से। दीदी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरी संगीत यात्रा बहुत बचपन से शुरू हो गई थी। मैं जब 4-5 साल की थी, मुझे संगीत का बहुत शौक़ था और उस ज़माने में कोई ऐसे टेलीविज़न, इंटरनेट कुछ होता नहीं था, तो रेडियो पे ही मेरे ग्रैंडफादर मुझे म्यूज़िक सुनवाते थे और उसमें एक डायरी हमने बना के रखी थी। तो उसमें हम उन्हें बताते थे ये आज अच्छा लगा और ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस समय सिर्फ सुनने का, श्रवण करने का साधन रेडियो ही था। फिर सुनते सुनते एक दिन मेरे दादाजी, जो कि बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं, मैं झालावाड़ से हूँ बेसिकली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम्हें इसमें अच्छा लगेगा वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर मैंने एक बार उसमें संतूर सुना, पहली बार जीवन में। तब मैंने उनसे कहा मुझे ये साज सीखना है। जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि अरे ये साज तो कश्मीर का साज है, ये तो बहुत मुश्किल है, हम कहाँ राजस्थान में एक छोटी सी जगह में कहाँ जाएंगे, कश्मीर। तो मैंने बोला कि नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे ये साज सिखवाएंगे। तो फिर सब कोशिशें शुरू की गई कि संतूर कहाँ सिखाया जा सकता है मुझे। और मेरी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा झालावाड़ में हुई। मेरे पहले गुरु हैं उस्ताद इलाई बख्श जी, और जिन्होंने मुझे गायन की शिक्षा दी और मुझे तबले की शिक्षा दी। मेरे उसके भी प्रथम गुरु हैं पंडित गिरधारी लाल जी डांगी, जो बहुत बड़े तबला वादक थे अजमेर से। वो अजमेर से आके मुझे सिखाते थे। और उसके बाद मैंने बहुत छोटी ही उम्र से उज्जैन में आके संगीत की शिक्षा ली, क्योंकि किसी ने बताया कि उज्जैन में पंडित ललित महंत जी संतूर सिखा सकते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे यहाँ लेके आए और मेरा संतूर की तालीम यहाँ पर शुरू हुई। और गायन, वादन और संतूर तीनों की शिक्षा फिर मैं पंडित मोहन जी से लेने लगी। आगे जाके मेरे संतूर के गुरु हैं स्वर्गीय पंडित भजन सोपुरी जी, जिन्हें किंग ऑफ स्ट्रिंग्स और सेंट ऑफ संतूर की उपाधि मिली है। तो मेरे संतूर के बेसिकली तो कहूँ 2 गुरु हैं, एक पंडित ललित महंत जी और एक पंडित भजन सोपुरी जी। दोनों ने खूब अच्छे से मुझे शिक्षा दी। आज जो कुछ कमी होगी वो मेरी अपनी होगी, क्योंकि मेरे गुरुओं ने तो मुझे खूब भर भर के ज्ञान दिया है। और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई और सीखते सीखते मैंने यहाँ पर अपना एजुकेशन भी किया। तो यहाँ मैं 12वीं पास करके उज्जैन में मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BA किया। उसके बाद MA किया, PhD यहीं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से की, जो उस समय विक्रम विश्वविद्यालय था। वहीं पर मेरी हाड़ौती लोक गाथाओं के गायन परंपरा विषय पर मेरी PhD हुई। और मैंने तबले में भी MA किया है, गायन में भी MA किया है। और संतूर में आज मुझे खुद भी गर्व लगता है, अपने आप में प्राउड लगता है कि आकाशवाणी दूरदर्शन की हिस्ट्री में मैं पहली संतूर वादिका हूँ जिसे टॉप ग्रेड दिया गया है। और टॉप ग्रेड देने का मतलब होता है कि आपके नाम के आगे विदुषी लग जाता है। तो मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है वो विदुषी डॉक्टर वर्षा।
दीदी, सबसे बड़ी प्रेरणा तो आप हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अपनी जिद पर मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि हाँ, मुझे संतूर ही सीखना है बचपन में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि संतूर सीखने के दौरान कोई ऐसी चुनौती आपको लगी, चुनौतीपूर्ण काम के नहीं यार मैं महिला हूँ और मैं संतूर सीख रही हूँ और ये बहुत चुनौती भरा है? हाँ, मुझे लगा, क्योंकि जब मैंने संतूर सीखना शुरू किया था उस समय कोई लड़की संतूर नहीं बजाती थी। तो मेरे मन में ये था कि पुरुषांगी वाद्य है तो इस पर पुरुषों का एकाधिकार समाप्त होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। आज तो देखिए फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं लड़कियां, और कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां नहीं करती हैं। तो मैं तो छोटी बच्ची थी तब तक मुझे मेरे दिमाग में ये सब तो नहीं था, लेकिन ये था कि ऐसे वाद्य को मुझे अपनाना है जिस पर लड़कियों ने आज तक कोई एफर्ट ही नहीं किया। और संतूर एक ऐसा वाद्य है जो कश्मीर का है और दुर्लभ वाद्य की श्रेणी में आता है। और जो संतूर है उसमें 100 तार की वीणाओं से कहा जाता है, जिसे कहते हैं शततंत्री वीणा, 100 तार की वीणा। मेरा जो संतूर है बहुत मॉडिफाइड संतूर है, जो मेरे गुरु पंडित भजन सोपुरी जी ने उसमें बहुत मॉडिफिकेशन किए हैं। वो ऐसा संतूर है कि जिसमें 112 तार है, उसमें तरब है, चिकारी है, गमक है, उसमें तुम्बी भी है। क्योंकि हम वीणा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो छवि आती है वो ये होती है कि कहा जाता है सरस्वती के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में कहा गया है कि सरस्वती ज्ञान के समुद्र में तुम्बे के आधार पर ही तैरती हैं। तो उस जो संतूर है मेरा उसमें तुम्बी भी है, और वो एक योग की एक पर्टिकुलर मुद्रा में बैठ के बजाया जाता है। वो बहुत कठिन है, उसको 2 कलमों से बजाया जाता है और 112 तारे हैं जिसमें चिकारी, गमक जैसा मैंने बताया सभी चीज़ें हैं। तो वो परफेक्ट है गायन और वादन के लिए। उसमें गायकी अंग भी बजाया जाता है और वादन का जो अंग है उसका भी सम्मिश्रण होता है। तो कुल मिला के उसमें परफेक्शन जो एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो प्रोड्यूस करते हैं वो सब होता है। क्योंकि कश्मीर में जो बहुत पहले संतूर बजाया जाता था, पीढ़ियों पहले, वो सूफियाना संतूर होता था। वो छोटा संतूर होता था और उसमें सूफी कलाम बजाए जाते थे। सूफी कलाम का मतलब होता है कि रागदारी वहाँ की, परंतु ये वाला जो संतूर है ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पूरी तरह सपोर्ट करता है। इसमें तीनों सप्तकों का आना जाना होता है। तो ये संतूर एक तरह से पूरा गायन वादन शैली के लिए बहुत परफेक्शन है। लेकिन दूसरी बात ये है कि संतूर वही अच्छा बजा सकता है जिससे गायन और तबला दोनों का नॉलेज हो। कारण क्योंकि गाना संतूर को मिलाने में सहायता करता है। जब आपको सुर का नॉलेज होगा तभी आप उसको मिला सकते हैं। और वादन जब आप ताल के साथ तभी खेल सकते हैं कि जब आपको लय का पूरा नॉलेज हो। तो परफेक्शनिस्ट यदि आपको संतूर में बनना है तो गायन वादन दोनों का नॉलेज होना चाहिए। और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मेरे गुरुद्वय ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया। और जब एक छोटी सी बात आपके सामने बताना चाहती हूँ कि जब मैं संतूर बजाने के लिए सीखने के लिए यहाँ पर आई तो मेरे गुरु जो पंडित ललित महन जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं भैया तुम बनिए कि लड़की हो और ये तो क्या है, शादी हो जाएगी और फिर उसके बाद चली जाओगी, हमारी भी मेहनत सब बेकार ही चली जाएगी, कुछ और सीखो तुम ऐसा हारमोनियम वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो संतूर ही सीखना है। तो बोले, फिर मैंने उनको एक पत्र लिखा, उसमें लिखा था कि आज से संतूरी मेरी माँ है, पिता है और मेरा भाई है, जो कुछ मेरी फैमिली संतूरी है। तो उसका नतीजा है कि नाउ आई एम 58 ईयर्स ओल्ड। मैंने शादी नहीं की और मेरे से कई बार इंटरव्यू में कई पत्रकारों ने पूछा बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट में कि वर्षा जी आपने शादी क्यों नहीं की। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हाँ की है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार अखबार में लिखा है कि डॉक्टर वर्षा है रोमांस विद संतूर। मैंने कहा आप सुनिए तो सही, आपको समझ में आएगा, क्योंकि संतूर के लिए बहुत समय देना पड़ता है, उसको मिलाने में भी, बजाने में भी। और जब तक आप एक 8-9 घंटे के रियाज नहीं करते तो जीवन में परफेक्शन पर नहीं जा सकते। और चूंकि मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ, यदि शादी हो जाती है तो फिर मुझे बहुत सारी भूमिकाएं सारी निभानी पड़ती। आज मैं इतनी फ्री हूँ कि अपना साज के लिए 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को दे पाती हूँ। तो ये जीवन में एक चुनौती तो थी, क्योंकि अग्रवाल से फैमिली से लड़कियों तो बनियों में म्यूज़िक का कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है जैसा कि महाराष्ट्रियन बेंगलीज फैमिली में होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। पर मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो झालावाड़ स्टेट के डॉक्टर थे और उन्हें क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत प्यार था। और झालावाड़ कहने को छोटी जगह है, परंतु वहाँ एक बहुत बड़ा गुनीजन खाना होता था।
वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट, ओंकारनाथ व्यास, नारायण राव व्यास, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाकर वहाँ के जो डिज़ाइनर्स थे उसको सुनवाते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर को भी बहुत शौक़ लगा। और दूसरा झालावाड़ का एक बहुत बड़ा नाम है कि जो भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, जो सितार का दूसरा नाम है, उनका बचपन झालावाड़ में ही बीता, क्योंकि उनके जो फादर थे वो झालावाड़ स्टेट के दीवान थे। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका त्याग, आपका समर्पण आपको इस ऊंचाई पर लेके आया। जैसा कि आपने बताया कि संतूर के साथ में हमें संगीत का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, हमें तबला वादन का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। इन सब के बीच में आप जॉब में भी हैं, तो आप कैसे रियाज का टाइम निकाल पाती हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं? मेरा सालों से यही क्रम है कि मैं कहीं आना जाना तो सब मेरा करीब सोशल जैसे ज़िंदगी होती है तो आदमी की ख़त्म ही हो गई है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और ये समझिए 5:30 से 9:30 रियाज़ करती हूँ, 4 घंटे। उसके बाद अपना पूजा किया, और उसके बाद क्योंकि पहली पूजा संगीत है, उसके बाद अपना पूजा किया, नाश्ता लिया और अपना टिफ़िन लेके मैं अपनी नौकरी पे 11 बजे पहुँच जाती हूँ। वहाँ से जब 5 बजे वापस आती हूँ, 5:30 तक घर पहुँचती हूँ, आधा घंटा रेस्ट करके और फिर 4 घंटे में अपनी फिर रियाज़ करती हूँ। तो ऐसे मैं अपना मैनेजमेंट करती हूँ। जैसे इंस्ट्रूमेंट सभी आजकल बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, संतूर जैसे वाद्य यंत्र की विशेषता आप हमारे दर्शकों को किस तरह से समझाएंगी? संतूर एक ऐसा साज है कि हमारे वो मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है। कारण ये है कि उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उस पे जब तारों पर आप कलम से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि आपका बहुत सही मिला हुआ साज होगा, तो आपको जब मैं बजाती हूँ तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मुझे लगता है मैं एक अलग ही लोक में खो जाती हूँ। मुझे 4 घंटे ऐसे लगते हैं, मुझे कभी कभी लगता है भगवान 24 घंटे की जगह वाकई में वैदिक घड़ी की तरह 36 घंटे का ही दिन होना चाहिए, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। और उसके कारण हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसको इतना ज़्यादा वो प्रभावित करता है कि आप कितने भी थके आओ, और जब मैं अपने साज के पास जाती हूँ, जब बजाती हूँ, तो मेरी पूरी थकान मिट जाती है। इसके लिए मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, अमेरिका में भी बहुत मेरे वर्कशॉप्स में हैं, मेडिटेशन थ्रू म्यूज़िक और संतूर फॉर मेंटल हेल्थ। तो वो मेरे काफ़ी वर्कशॉप्स वहाँ होते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने भी वहाँ किए हैं मेरे वर्कशॉप्स, और काफ़ी जगह वर्कशॉप होते हैं जिससे भारी संख्या में लोग वहाँ अटेंड करते हैं। उसमें मैं संतूर के साथ मेडिटेशन करती हूँ, लाइव संतूर के साथ। संतूर का कोई ऐसा विशेष राग है जिसे आप डेली अपनी प्रैक्टिस में शामिल करती हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और वो क्यों है आपके करीब इतना? संतूर में सभी राग बजाए जा सकते हैं, क्योंकि वो तीनों सप्तकों का उसमें आना जाना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कोई राग, क्योंकि आपके बजाने की कैपेसिटी पे हर चीज़ निर्भर करती है। जैसे कोई एक राग होता है जो दिल के बहुत करीब होता है, जिसे आप हमेशा बजाना चाहती हैं, अपनी हर प्रस्तुति में उसे प्रस्तुत करती हैं? नहीं, मैंने अपने आप को ऐसा टाइप्ड नहीं किया है। मैं क्योंकि चूँकि हमारा इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो समय के आधार पर आधारित है। यदि मैं सुबह रियाज़ करती हूँ तो सुबह के राग में ही करती हूँ, कुछ तोड़ी का प्रकार लेती हूँ, कुछ बिलावल का ऐसा प्रकार लेती हूँ, आसौरी का कोई लेती हूँ। इस तरह से मैं कई रागों के सुबह कॉम्बिनेशन बजाती हूँ, रियाज़ करने में भी, कि आज ये बजाए कल वो परसों। और क्योंकि हमें रियाज और परफेक्शन के लिए म्यूज़िक में राग नहीं, हमें पलटे चाहिए होते हैं, म्यूज़िक के अलंकार जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि अलंकार को साधने से आपकी कला में भी अलंकार यानी आभूषण लग जाते हैं। अलंकार का मतलब भी आभूषण है। तो इस तरह से यदि मुझे शाम को बजाना होगा तो शाम की राग, रात को बजाना होगा तो रात की राग। हाँ, पर कुछ राग मुझे पसंद ज़रूर हैं, जिसमें झंझोटी, शुद्ध कल्याण, और उसके अलावा जो मुझे पसंद है रेयर ताल। हमारी संगीत में, भारतीय संगीत में 2 तरह की ताल है, सम तालें और विषम तालें। सम तालों में आता है जैसे जो कॉमन जो ताल रहती है, जिसमें एक सिस्टम बिल्कुल कॉमन चलता है, और जनरली पहली क्लास के बच्चे से लेकर आखिरी तक उसमें सब गाते बजाते हैं। चित्र ताल है, झप ताल है, एक ताल है, रूपक है ना, इस तरह की 10 मात्रा, 6 मात्रा, 7 मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा। लेकिन मैंने अपने वादन शैली में बहुत कुछ डेवलप किया, और मेरे गुरुजी पंडित ललित महंत जी का बहुत सहयोग है कि मैं विषम तालों में 13, 11, 9, 17, 19 इस तरह विषम तालों में भी 15 मात्रा, इस तरह से
इन तालों में वादन। और मेरी स्पेशलिटी है संतूर की, मैं जहाँ जाती हूँ तो लोग बहुत डिमांड करते हैं कि आप धमार ताल में सुनाइए, क्योंकि धमार एक कठिन ताल है जो 14 मात्रा की ताल होती है। उसमें संतूर नहीं के बराबर किसी ने बजाया, नहीं के बराबर। उसमें कंपोजिशन से लोग नहीं बजाते क्योंकि बहुत कठिन ताल है। लेकिन मेरा ईश्वर की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद है कि धमार ताल में काफ़ी परफेक्शन है। तो मैं यहाँ भी विदेशों में जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मेरा सुनने के पहले ही मुझे डिमांड आ जाती है कि आप धमार ताल ज़रूर बजा के जाइएगा। हम अगर आपसे ये पूछें कि एक महिला संतूर वादक के रूप में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? देखिए, चुनौतियाँ तो महिला होने के नाते बहुत सारी जीवन में आती हैं। एक तो सबसे पहले आपको घर वालों से स्ट्रगल करना पड़ता है कि नहीं, मुझे अपने सास के लिए समय देना है। फिर आपका एजुकेशन के, मेरा चूँकि पढ़ाई, एजुकेशन और नौकरी की पूरी तैयारी, मैं 94 में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन में मैं पदस्थ हुई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू PSC। तो गाने के साथ संतूर वादन का भी अभ्यास, तबले का भी अभ्यास, गायन का भी अभ्यास। चूँकि मैं गायन की प्राध्यापिका हूँ, संतूर मेरा जॉब नहीं है, वो मेरा पैशन है। तो ये सारी चीज़ें, चुनौतियाँ आपको पूर्ण करने, एक तो समय बहुत देना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। दूसरा, मैं किसी कलाकार घराने से नहीं हूँ। घराने से मतलब मैं उनकी जनरेशन से नहीं हूँ, वंशानुक्रम से। तो मुझे अपने प्रोग्राम, अपनी एबिलिटी को बताने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़े, क्योंकि जनरली किसी आर्टिस्ट का बच्चा आर्टिस्ट होता है तो उसे तो प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को घर बताती है, तो इस तरह से प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। लेकिन मुझे तो हर एक चीज़ नई पेड़ी खोजनी पड़ी और वहाँ जाके परफॉर्म करा। लेकिन ईश्वर और गुरु का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैंने 62 देशों में संतूर वादन किया, जिसमें बहुत सारी एम्बेसीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्सुलेट्स हैं, फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैं, और भारत सरकार ने मुझे बहुत सारे देशों में भेजा एज ए कल्चरल एम्बेसडर बना के। और जिसमें मैक्सिको में गई थी, मैक्सिको में भी बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा मैं इंडियन क्लासिकल जॉज एंड म्यूज़िक फेस्टिवल में भी गई हूँ, फ़िलिस्तीन में गई हूँ, इज़राइल गई हूँ, कुवैत गई हूँ, दुबई गई हूँ, अबू धाबी गई हूँ, और कई बार गई हूँ, है ना। जॉर्डन गई हूँ, अकाबा गई हूँ, फिल्म फेस्टिवल में बजाने गई थी। इधर US में मैं काफ़ी स्टेट्स में बजाने गई हूँ, अमेरिका में भी। सैन फ्रांसिस्को मेरा मेन गढ़ होता है, जहाँ मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं वहाँ रुकती हूँ। लेकिन वहाँ से बहुत सारी स्टेट्स जैसे टेक्सास है, इधर न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है। फिर इसके अलावा UK में मैंने बहुत सारी स्टेट्स में बजाया है। UK की भी जो 7 लैंड्स हैं उसमें आयरलैंड बजाया, स्विट्जरलैंड बजाया, इंग्लैंड बजाया, बहुत सारी जगह गई हूँ। मॉरिशस गई हूँ, साउथ अफ्रीका में गई हूँ, जोहानिसबर्ग गई हूँ। ऐसे बहुत भगवान का सब आशीर्वाद रहा, और मेरे गुरुओं की कृपा और मेरी मेहनत तो है ही। आपके अनुसार इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में महिलाओं के अवसर बढ़े हैं अब? बिल्कुल बढ़े हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी की जनरेशन ऐसी कि 1-2 राग तैयार करके स्टेज पे आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इमैच्योरिटी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती। जब दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती तो ऑडियंस कम होना शुरू हो जाती है। तो मेरा सभी से यही कहना रहता है कि आप अच्छे से रियाज करो, अपना तप करो, क्योंकि तप से ही बल आता है इंसान को। हम लोग तो ऐसे ज़माने में आगे बढ़े हैं कि जहाँ पर कोई मीडिया, सोशल मीडिया कुछ नहीं था, ना फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई लिंक्डइन। हमें जहाँ लोग सुनते थे, तो मैं जिस भी शहर में बजाने गई हूँ उसके समझिए 1-1.5 साल में 3-4 प्रोग्राम मुझे मिलते ही थे। अब तक की यात्रा में आपकी सबसे यादगार प्रस्तुति कौन सी रही? मेरी काफ़ी सारी बहुत अच्छी यादगार प्रस्तुति, जैसे जो दिल के बहुत करीब होती है ना, या तो पहली होती है कि आपने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया हो और आपको इतना बढ़िया रिस्पांस मिला है, जो मतलब एक अपना दिल प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, आज हमारी मेहनत रंग लाई। ऐसा मुझे जब मैंने बजाया था फ़िलिस्तीन में, तब मुझे लगा था कि वाकई इंडियन आर्ट की कितनी कदर है विदेशों में। क्योंकि उस दिन था 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेंस डे। जब मैं यहाँ से, इंडिया से, मुझे ICCR से मुझे भेजा गया, जब मैं गई एज ए कल्चरल एम्बेसडर, तो मेरी प्रस्तुति थी और हम इज़राइल में उतरे। फिर उसके बाद हम वहाँ से फ़िलिस्तीन गए। मुझे बताया गया कि आपकी टिकट्स इतनी ज़्यादा बिक गई हैं कि हमें 3 शो करने पड़ेंगे, एक ही दिन में 3 शो। तो मैंने कहा भाई 3 शो तो बहुत ही मतलब ओवर हो जाता है, क्योंकि 1-1.5 घंटे का शो आपका करना, फिर 3 शो का थोड़ा गैप के बाद। लेकिन आपके टिकट्स इतनी ज़्यादा बिक गई है, हज़ारों में, जो एम्बेसी में थी। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने 3 शो किए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्या प्यार उन लोगों का, क्या सुनना,
क्या समझना, और हर आदमी आके मुझसे हिंदी में बात कर रहा था कि वाह क्या खूब। तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई, और वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड जैज़ फेस्टिवल था जिसमें मैंने परफॉर्म किया, और बहुत अच्छी ऑडियंस थी, बहुत लोगों ने सराहा। और मुझे याद है कि उसमें मैंने राग रागेश्वरी परफॉर्म किया था, क्योंकि मुझे 3 वो शिफ्ट में करना था एक ही कॉन्सर्ट को, और मेरे साथ तबले पर मेरे गुरु पंडित ललित महन जी थे। तो मैंने बोला हम राग चेंज करें, बोले नहीं मैडम ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप यही परफॉर्म। तो वही चीज़ 3 बार परफॉर्म की। और इसके अलावा मैक्सिको में करीब 7-8 हज़ार की ऑडियंस में जब मैंने गोंदलजारा में बजाया, तो वो भी मेरे जीवन के बहुत अद्भुत क्षण थे। और USA UK में तो मैं रेगुलर जाती ही रहती हूँ, तो वहाँ बहुत ऑडियंस पसंद करती है। आपके अनुसार विक्रमोत्सव जैसे आयोजन क्या एक सशक्त मंच होते हैं युवाओं तक अपने शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नाट्य विधा को पहुंचाने का? बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। विक्रमोत्सव एक बहुत बड़ा मंच है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को एक स्टेज मिल रहा है, उन्हें अपनी कला दिखाने का अवसर मिल रहा है। और ये हमारा क्रेडिट जाता है हमारे सबके लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि उनकी ये परिकल्पना जो एक वृहद रूप में साकार हो रही है, तो संपूर्ण उज्जैन उनके आभारी है, कला जगत भी उनका आभारी है। और उन्होंने उज्जैन के कलाकारों को पहचान कर उज्जैन की कला को एक हाइट देने के लिए संगीत ही नहीं, नाटक, हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में उन्होंने जो ये प्रयास किया है वो स्तुत्य है और बहुत अद्भुत है। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अनेक मंचों पर प्रस्तुति अपनी दे चुकी हैं, लेकिन कई बार दर्शकों में जागरूकता नहीं होती। आप प्रस्तुति करने गए हैं, दर्शक दीर्घा उतनी नहीं मिली है, तो उन परिस्थिति में आप क्या करती हैं? नहीं, मैं इस मामले में तो सौभाग्यशाली रही हूँ कि मैं जहाँ गई हूँ दर्शक खूब थे, खूब दर्शक थे, क्योंकि मैंने सारे ही करीब इंडिया के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तानसेन समारोह तो कई बार बजाया, तो हरिवल्लभ समारोह तो बजाया, हरिदास संगीत सम्मेलन जो मुंबई में होता है उसमें बजाया, काफ़ी जितने बड़े प्लेटफॉर्म से सभी में मैंने बजाया है। तो वहाँ ऐसा कोई ऑडियंस का तो प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, लेकिन ऑडियंस को शुरू में जब मैं बजाने जाती थी तो उन्हें लगता था कि संतूर क्या है, इसमें क्या बजेगा, कैसा। तो ये कलाकार का भी फ़र्ज होता है कि ज़रूरी कि हम डायरेक्ट परफॉर्म ना करने लग जाए। मैं जहाँ भी जाती हूँ थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट भी करती हूँ, बताती हूँ कि ये साज है, दुर्लभ साज है, और महिला का बजाना भी दुर्लभ है, और इस तरह से मैं आपके सामने ये सब चीज़ प्रेजेंट करूँगी जो इस राग में होगा। इसकी ये कलम होता है, इसमें ऐसे चिकारी बजती, ये सारी चीज़ें जब मैं उनको परफॉर्म करती हूँ तो वो मेरे साथ रूबरू हो जाते हैं, और फिर बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो संतूर और तबला और सितार, इन तीनों का ट्रायो पहली बार भारत से बाहर विदेशी धरती पर और भारत की धरती पर ये मैंने ही शुरू किया है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मतलब आपको एक मेरे भाई जैसे हैं डॉक्टर असित, वो सितार बजाते हैं बहुत अच्छा है, और वो राजस्थान से। तो हमने सोचा क्यों ना अपना एक ये बनाया जाए कोलैबोरेशन। तो हमसे कुछ विदेश में भी लोगों ने जुगलबंदी मांगी थी कि आप कुछ रेयर जुगलबंदी। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात होगी 2002 के आसपास की। तो हमने फिर सोचा, मेरे गुरुजी महान जी ने सोचा कि हम एक संतूर, सितार और तबला ट्रायो बनाते हैं। तो वो हमारा करीब हमने 35 एक देश में हमने उसको परफॉर्म किया है। तो बहुत सभी को पसंद आता है, और हम रेगुलर उसके लिए करते ही रहते हैं उस परफॉर्मेंस। तो जैसे ये ट्रायो आपने बनाया और आप विदेशों में प्रस्तुति देती हैं, तो कहीं ऑफर आया होगा कि वेस्टर्न म्यूजिक के साथ भी मिलके कोई फ्यूजन बनाते हैं? फ्यूज़न तो नहीं, मैं नहीं, मुझे पसंद नहीं है। बेसिकली यदि मेरी मंशा बोलोगे तो मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि एक डिसिप्लिन है राग का, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक अपना डिसिप्लिन है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। यदि हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, है ना, हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, जो सामवेद से संगीत आया, सामवेद से 3 सुरों से उदात अनुदात स्वर से जो संगीत आया, फिर उस संगीत को हमारे बड़े बड़े गुरुजनों ने, बड़े बड़े संगीतज्ञ, बहुत म्यूजिकोलॉजिस्ट, उन्होंने इस पर रिसर्च की, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, है ना, भातखंडे जी ने, और हमारे बहुत बढ़िया सिलेबस बनाया। उसके बाद बड़े बड़े संगीतकारों ने, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी हुए, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने, पंडित जसराज जी हुए, पंडित राजन साजन मिश्रा जी हुए, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने, पंडित भजन सोपुरी जी हुए संतूर के क्षेत्र में, सितार के क्षेत्र में उस्ताद विलायत खान साहब हुए, रहीस खान साहब हुए,
सारंगी के क्षेत्र में पंडित राम नारायण जी हुए, अली अकबर खान साहब हुए, पंडित रुचि, इन्होंने उस चीज़ को जिस ढर्रे पे ले जाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि विदेशी लोगों का कहना है कि उनका कल्चर कोको कोला कल्चर है। ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है, मैं जर्मनी भी गई हूँ, उनका ये कहना है कि ये जो उनका कल्चर कोको कोला कल्चर है और हमारा जो कल्चर है वो एकदम कूल शांत ऐसा है। उनका कल्चर कोको कोला इन द सेंस कि जब जैसे सोडे की बोतल खोलते हैं और आप पूरा बाहर हो जाता है, तो थोड़ी सी देर में वो ख़त्म हो जाती बात। लेकिन हम उनके कल्चर की बुराई नहीं कर रहे। अभी 1 अप्रैल को मैंने हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना संतूर वादन किया था और मुझे सौभाग्य मिला, साथ में चिली के राष्ट्रपति भी थे। तो जब संतूर वादन किया तो मैंने उसमें 2 धुन पीएमओ से ही मुझे बताया गया कि मुझे 2 धुन चिली की बजानी है, चिलियन धुन। तो उसमें कल्ट्रूस बहुत फेमस धुन है। तो मैंने जैसे ही बजाया तो चिली का पूरा राष्ट्रपति सहित पूरे उनके जितना पूरी कल्चरल विंग जो उनकी आई हुई थी, और कुल मिला के ऑडियंस 35-36 ही थी। तो और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी भी थे, हमारे आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी थे, हमारे माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब थे, और बहुत सारे जो मतलब बहुत किरण रिजिजू जी थे, काफ़ी लोग थे, किशन रेड्डी जी थे, और हमारे सबसे मेन ऑडियंस तो थी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था इस ट्रेडिशन को देख के। जब मैं बजा रही थी, अल्ट्रूस बजाया, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने क्योंकि मेरा और जो हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनाने का डिस्टेंस हार्डली 8 फीट से ज़्यादा नहीं था स्टेज से, तो वो उनको कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ की धुन है, ठीक है। और जब मैंने सवाल जवाब से कंक्लूड किया तो हमारे प्रधानमंत्री उन्हें बता रहे थे कि अब ये सवाल करेंगे संतूर पर, तबला जवाब देगा। तो वो बड़ा ही अमेजिंग था। और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फिर आकर दोनों जो जिसको बोलेंगे ना हिज एक्सीलेंसी, दोनों लोगों ने आके मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। इवन वहाँ के चिली का जो कल्चरल ग्रुप आया था और उनकी जो राष्ट्रपति थे खुद आए, उन्होंने संतूर को हाथ लगा के देखा, फिर उन्होंने बोला कि हमें भी ये सांस चाहिए। तो शायद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी ने बताया कि इस बार अभी भारत सरकार ने उनको संतूर और तबला गिफ्ट किया है। हाँ, इतना बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था, बहुत ही सुंदर। आप गर्ल्स कॉलेज में हैं तो वहाँ भी बहुत सारी छात्राएं आती होंगी, तो क्या आप उन्हें भी प्रेरित करती हैं कि हाँ तुम संतूर सीखो या तुम किस विधा में जाओ? देखिए, कॉलेज में संतूर सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि मैं वहाँ गायन के प्रोफेसर हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट वाले मेरे पास आते हैं, इंस्ट्रूमेंट में सितारे तो सितार वाले आते हैं, गाने वाले आते हैं, डांस वाले भी, हमारे डांस डिपार्टमेंट है। और मेरे अंडर गायन वादन नृत्य में करीब 8 PhD हो चुके हैं। 8 मेरे अंडर रजिस्टर्ड है और 26 लोगों के मैं को सुपरवाइज़र हूँ। तो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप खूब रियाज़ करो और मेरे से जो हेल्प चाहिए वो लो। उसके अलावा मेरे जीवन में उद्देश्य है कि जो अच्छे बच्चे उनको आगे बढ़ाना, ये भी मेरा उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि कहीं भी कोई नौकरी का एम्प्लॉयमेंट का निकलता तो मैं सब बच्चों को मैसेज करती हूँ कि आप भरिए इसको फॉर्म, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि इसमें कॉन्सर्ट मिलते हैं लेकिन मौसमी होते हैं, है ना। आपको प्रोग्राम से आप पूरी अपनी आजीविका नहीं चला सकते जब तक आप बहुत एस्टेब्लिश आर्टिस्ट नहीं। तो मेरे सभी को मैं बोलती हूँ कि अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो। बहुत सारे म्यूज़िक में तो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे साधन हैं, या फिर ऐसा फ्रीलांस आर्टिस्ट बनो, कुछ भी करो लेकिन म्यूज़िक को मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में कभी भी अवसाद के क्षण कभी भी आ सकते हैं किसी को भी। सिर्फ एक म्यूज़िक ही ऐसी चीज़ है जो उसका कभी जीवन में साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस वो जो है। जब मेरे पिताजी की और माँ जब नहीं रहे तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और मुझे लगा था कि जीवन व्यर्थ है। उस समय सब यही सोच आता है। तो मैंने करीब पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि संतूर के पास जाके भी मुझे रोना आता था। बजाती तो थी मैं, क्योंकि मुझे उसके बिना चलता नहीं है, तो मैं रोती थी। तो मुझे मेरे गुरुजी ने ही समझाया, मुझे कहा कि जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका साथ तुम छोड़ोगी, बाकी सब साथ छोड़ के चल जाएंगे। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी कलीग्स, तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारे स्टूडेंट, सब साथ छोड़ के जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका साथ तुम छोड़ोगी, वो होगा संतूर। तो दीदी, जैसे माता पिता अब नहीं हैं, लेकिन माता पिता को लगता होगा ना कि आपने बचपन में जो जिद की और आज आप जिस मुकाम पे हैं, इतने मान सम्मान मिले हैं आपको, तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते होंगे।
नहीं, मेरी मदर तो अभी 2 साल ही हुए हैं गए हुए, और मेरे पिता को 18 वर्ष हो गए। आपकी बचपन की वो जिद और उसका परिणाम स्वरूप कि आपने एक अपना नाम स्थापित किया है पूरे विश्व भर में, तो माता पिता के लिए तो बहुत गौरवान्वित पल होता होगा। हाँ, मेरा संगीत का सफ़र 50 साल पुराना है। मैं 58 ईयर्स की और मैं 8 साल की उम्र से बजा रही हूँ, कॉन्सर्ट में बजा रही हूँ 8 साल की उम्र से। तो मेरे फादर ने देखा और बहुत खुश थे वो, और मेरे ग्रैंडफादर सबसे ज़्यादा बहुत ही खुश थे। जब आप मंच पर प्रस्तुति के लिए जाती हैं तो उसके पहले आप खुद को कैसे तैयार करती हैं? देखिए, मंच पे जाना तो हर दिन परीक्षा का काम है। कोई भी आर्टिस्ट कितना छोटा हो जाए, कितना बड़ा हो, जब मंच पे जाता है उस हर दिन उसकी, हर शाम उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। क्योंकि राग रंग रूपागरी कबहू कबहू जम जाए, ये तो कहावत हमारे बड़े गुणीजनों ने भी कहा है। मैं अपने आप को तैयार ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले जैसे मेरा परफॉर्मेंस के लिए मुझे जाना है, मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ, पहले मंच देवता को प्रणाम करती हूँ कि हमारी लाज रखिए। उसके बाद अपने सांस को, फिर अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट अपने गुरुओं के पैर के अंगूठे का ध्यान करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और उसके पश्चात जो राग सोचा है, कई बार तो मैं सोच के कुछ जाती हूँ और बजाती कुछ और हूँ, ऐसा हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये राग होना चाहिए। तो इस तरह से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि कलाकार को ऑडियंस का ध्यान रखते हुए अपना परफॉर्मेंस करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत अट्रैक्टिव भी लगे, मन को भी भाए, मस्तिष्क को भी शांति दे। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस में नहीं लाओगे, यदि हम फिल्मी गाना ही बजाने लगे इसमें, तो फिल्मी गाना तो बहुत अच्छा लोगों ने गाया है, बहुत अच्छा बजाया। और दूसरी बात है कि मेरा ये शुरू से सोच रहा है कि संतूर में अपने गुरु की छाया आनी चाहिए, पर अब मेरा अपना निज भी होना चाहिए ना, हर चीज़ मेरा निज भी होना चाहिए, नहीं तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, वो तो कॉपिंग हो गई। तो इस तरह से लोग मेरे संतूर को बहुत पसंद करते हैं कि उसमें बहुत सारी इनोवेशन है। मैं बहुत सारी इनोवेशंस उसमें बजाती हूँ। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ छोटा सा उदाहरण, कि मैंने उदयपुर में मुझे महाराणा मेवाड़ अवार्ड 2010 में मिला था, टागर घराना अवार्ड। तो मैंने वहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि कैसे हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें चली होगी, तो वो कॉन्सेप्ट हमने संतूर तबले पर बजाया। तब जाके महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़ आए और खड़े हुए, और वहाँ पर 25 देशों के एम्बेसडर बैठे हुए थे। सब ने बोला कि अद्भुत, हमें आंखें बंद करने पर यही लग रहा था कि यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है। लेकिन सिर्फ 2 ही बातें, संतूर और तबला। ऐसे मैंने महाकालेश्वर में जब श्रावण महोत्सव में प्रस्तुति दी थी कई वर्ष पहले, तो महाकाल की भस्मार्थी का चित्रण किया था, और मैं महाकाल की भस्मार्थी का चित्रण अपने संतूर और तबले में कई जगह विश्व के अनेक देशों में किया, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बजाते हैं उसमें, तो ये होना चाहिए ना। हम सवाल जवाब बजाते हैं और ऐसे बजाते हैं हमारी लड़ंत भिड़ंत। हम कहते हैं जरा लड़ंत भिड़ंत देखिए कि मैं कैसे करती हूँ और तबला क्या जवाब देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लय बांट करते हैं, मैं कौन सी लय, फिर सर उसमें बांट करते, जब सर लय करते तो मैं उसमें बांट करती हूँ। तो ये लोगों के दिल को छूता है कि अब क्या होने वाला है। हमेशा सस्पेंस बना रहना चाहिए। जैसे फिल्म का जब एंड होता है तब तक सस्पेंस रहना चाहिए, तो हर कोई उसको सुनता है। और मुझे 2018 में हमारे भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने फर्स्ट लेडी अवार्ड दिया है मुझे। 112 महिलाओं को जो अवार्ड मिला था उसमें एक अवार्ड मुझे ये भी मिला है। फर्स्ट लेडी इसलिए मिला है कि मैंने भारत के दुर्लभ वाद्य संतूर को इंटरनेशनली पहली बार और बहुत जगह पहुंचाया, इसलिए मुझे उन्होंने फर्स्ट लेडी अवार्ड दिया था। इसके अलावा शिखर सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने 2022 में दिया था, और अनेक अवार्ड मिले हैं। और मुझे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कनाडा ने 2 बार ऑनर किया, 2 बार अवार्ड दिए हैं। यूएसए में मुझे इंडियन एम्बेसी ने अवार्ड दिया है। यूएसए में फिया ने मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया है। इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। और इंडियन जॉज एंड म्यूज़िक फेस्टिवल का भी बेस्ट अवार्ड भी मुझे फ़िलिस्तीन से मिला था। दुबई कॉन्सुलेट में भी अवार्ड किया था, अबू धाबी में भी किया था। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले। सम्राट विक्रमादित्य सम्मान, जब विक्रमादित्य उत्सव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, तो पहला शायद विक्रमादित्य सम्मान म्यूज़िक में मुझे ही मिला है। तो ये भी मेरा गौरव है। दीदी, कभी ऐसा कोई पल आया है कि जैसे आप बैठी हों सुकून से, शांति से, सोच रही हैं अपनी पूर्व यात्राओं के बारे में, प्रस्तुतियों के बारे में, एक तरफ आपके इतने सारे सम्मान हैं और एक तरफ आपकी वो जिद है कि आपने 8 साल की उम्र में अगर जिद नहीं की होती या घर वालों ने नहीं माना होता तो आप किस जगह पर होती? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हूँ।
और ये मेरे घर के सभी लोग जानते थे कि उसने जो जिद पकड़ी है, चाहे हमें कश्मीरी ले जाना पड़े, इसको सिखाने ले जाना पड़ेगा। और मेरे ग्रैंडफादर बहुत बात के पक्के थे, उन्होंने यदि प्रॉमिस किया है तो वो उसको फिर पूरा ही करेंगे। तो इस तरह से मैं जब 8 साल की थी, और उससे भी पहले सोचती मैं तो 5-6 साल, जैसे कई बच्चे होते हैं ना जिन्हें काफ़ी बड़ी उम्र तक पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत चैतन्य हूँ। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे संतूरी बजाना है, आप कुछ भी कर लो, मुझे संतूरी बजाना है। तो जब जहाँ चाह होती वहाँ राह भगवान भी निकालता ही है, और ऐसा रास्ता इतना बढ़िया निकला और मैं यहाँ आई, यहाँ रही, और यहाँ मैंने सीखा बहुत। मैं आज भी मेरे पास किसी से मिलने का टाइम नहीं होता। मेरी जैसे बोलेंगे ना कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, इस उम्र के इस पड़ाव पर तो बहुत दोस्त होते हैं जिनके घर आना जाना ये सब, लेकिन वो मेरे से बन ही नहीं पाता, क्योंकि 8 घंटे मैं अपने संतूर को देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि यदि मैं नहीं सोचती, तो यदि मैं उस समय ज़िद नहीं करती, तो शायद मुझे लगता कि मेरा जीवन अपूर्ण होता। क्योंकि आज संतूर ने जो सम्मान दिया है, एक विश्व पटल पर जो सम्मान दिया है, मैं कई बार, सैकड़ों बार में विदेश मेरी जो यात्रा हुई है, 62 देशों में जाना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और एक दिन मैं ऐसी लेटे लेटे सोच भी रही थी कि मैंने इंडिया की कितनी एयरपोर्ट्स पे हमने टेक ऑफ और लैंड किया है, और कितना विदेश। तो हमने कुल मिला के हवाई अड्डे गिने, विदेशी तो 400। तो बड़ा ही मतलब ऐसा रोमांच भी हो जाता है कभी कभी कि मैं वही हूँ क्या जो गई थी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने जब साउथ अफ्रीका में बजाया था, वहाँ का कैंड्रा हॉल था, तो मेरा प्रोग्राम था, और उसके बाद शायद अनूप जलोटा जी का प्रोग्राम था, लेकिन सुपर हिट प्रोग्राम था वो। हाँ, और उसमें इस्कॉन ने हमें स्पॉन्सर्ड किया था, और काफ़ी वहाँ के इस्कॉन ने, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मतलब हाउसफुल टिकट थी। ये बातें 2004 या 3 की बता रही हूँ मैं आपको। और उसके बाद तो फिर क्या होता है कि जब करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो जब जैसे जैसे अभ्यास भी आगे चलता गया, और मेरी शिक्षा भी चलती रही, और ईश्वर कृपा भी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि चूँकि मैं नौकरी में हूँ, तो मेरे को आजीविका के लिए कुछ नहीं देखना है ना। मतलब ऐसा नहीं कि यदि प्रोग्राम नहीं आएगा तो ज़िंदगी ना चलेगी। और मेरा अब तो जीवन का उद्देश्य है कि बहुत बच्चों को संगीत के लिए संस्कारित करना। और जितने बच्चे मेरे से, काफ़ी बच्चे मेरे से, कुछ बच्चे अमेरिका में संतूर सीख रहे हैं, कुछ यूके में सीख रहे हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में। हम लोगों ने दो दिन सब बच्चों के लिए बांटे हुए हैं। तो मैं रात को करीब उनके टाइम टेबल के हिसाब से मेरा करीब 10:30 पौने 11 बजे शेड्यूल था, तो मैं करीब 1:30 बजे तक उनकी क्लास लेती हूँ इंडियन टाइम से। तो वो बच्चे सीखते हैं और हमारे इंडियन कल्चर को सीख रहे हैं। मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं लेती सीखने सिखाने की, PhD करवाने की कोई फ़ीस नहीं लेती, इसलिए मेरे पास बहुत भीड़ होती है। और बच्चों के सब्जेक्ट चुनने से लेके उनकी थीसिस को अंजाम तक पहुंचाने में पूरी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि विद्या दान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। पैसा आप कर सकते हो, थोड़े दिन चलेगा, लेकिन विद्या ऐसी चीज़ है जिससे किसी की ज़िंदगी बन जाती है। क्योंकि मेरे गुरुओं ने भी मुझे बिना पैसे में विद्या दान की है। तो ये मेरा, इसको कहते हैं शपथ बोलेंगे, या मेरी प्रण है ये कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों को संस्कारित कर सकूं म्यूज़िक के लिए, जितना बच्चों को मैं सिखा सकूं, जितने वो मुझसे सीख सकें। क्योंकि मेरी भी अपनी लिमिट है कि मैं उनको कितना सिखाऊंगी। यदि वो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूंगी। अच्छा, स्पिक मैं कैसे भी मैं कई बार गई हूँ, मैं उससे भी बजाती हूँ, उसकी भी मैं लैकडेम की विरासत की आर्टिस्ट हूँ। तो मैं जाती हूँ तो वहाँ पर मैं जितने छोटे से लेके बड़े बच्चों को बताती हूँ कि इसको संतूर कहते हैं, देखिए आप इसको कलम कहते हैं, ये रोज़वुड की बनती है, ये कश्मीर का वादी है, इसमें इतनी तारें हैं, इसको गमक ऐसे बजाई जाती है। क्योंकि मेरे बजाने में स्पेशलिटी गमक भी है, जो आम संतूर में नहीं बजती। आम संतूर को लोग ऐसे ऐसे सिर्फ बजाते हैं, सिर्फ दोनों स्टिक से बजाते हैं, तो वो लाइक ए तरंग होता है। लेकिन उसमें बहुत सारी ग्लाइड्स, मींड का प्रयोग, जो उसको बहुत सुंदरता देता है। तो वो सारी चीज़ों का मैं प्रयोग करती हूँ। और ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और करती हूँ, और कुछ विद्यार्थियों के लिए भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो मध्य प्रदेश शासन है, तो शासन की मैं हायर एजुकेशन की एम्प्लॉय हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से NEP पहली भारत में लागू हुई। उनके केंद्रीय अध्ययन बोर्ड की मैं गायन की चेयरमैन हूँ, और यहाँ की विभागाध्यक्ष हूँ शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के। तो ये मेरा भी सौभाग्य, और लगता है मुझे कि अब ये नई शिक्षा नीति जो उन्होंने लागू करवाई, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि अभी हमारे पास MDC जो एक होता है, उसमें
करीब करीब काफ़ी सारे स्टूडेंट म्यूज़िक लिया उन्होंने। कौन से स्टूडेंट्स? जो कॉमर्स वाले भी हैं और साइंस वाले भी हैं, क्योंकि अब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है। एक आर्ट और कला जगत के लिए तो एक बहुत ही ऊंची चीज़ हो गई है ये। इसके लिए भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आप अपनी जो भी विद्या दान है, जो आपके पास विद्या है, वो आप अपने विद्यार्थियों को सिखाती हैं और उसका किसी भी तरह का पारिश्रमिक आप नहीं लेती। तो शायद हम कह सकते हैं कि विद्यादान महादान मानती हैं आप, और कहीं ना कहीं इसी कारण आप पर ईश्वर की कृपा है, आप पर अपने गुरुओं का आशीर्वाद है, जो आप विश्व पटल पर अपना नाम स्थापित कर पाई। दीदी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपका मार्गदर्शन लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे बीच विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जिन्होंने आज हमें बताया कि जिद करके, अपना लक्ष्य निर्धारित करके, अगर हम उस लक्ष्य के प्रति जिद करके आगे बढ़ते हैं तो कैसे हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रेरणा स्रोत से। तब तक के लिए नमस्कार।